नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम सावधान लौट रहा है कोरोना में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं मुस्कान अबीर। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस अपने मामलों में तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में कुल 1047 एक्टिव केस पाए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 66, उत्तर प्रदेश में 10 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के कारण मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, 11 हो गई है। हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई और कई राज्यों में अस्पतालों की आवश्यकता दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और इसी के साथ डॉक्टरों को सतर्क रहने और यहां पर डिस्टेंस बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिला है। 26 मई तक राज्य में 15 एक्टिव केस थे, अब संख्या बढ़कर 25 हो गई। गाजियाबाद में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां अब तक कुल 14 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 13 मरीज होम आइसोलेट है, 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है। चिंताजनक बात यह है कि 4 माह का मासूम भी कोरोना का शिकार हो गया। वहीं राजस्थान में भी संक्रमण ने फिर दस्तक दी है, जहां हाल के दिनों में कुल 7 मामले सामने आए, जिसमें जोधपुर से भी 1 मरीज सामने आया। इन हालातों को देखते हुए राज्य के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अब देखिए, कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा है जरूरी। जब आपको पता है कि ये महामारी एक बार आ चुकी है, एक बार नहीं 2 बार आ चुकी है, तो इस सब को लेकर सब अवेयर है। सबको समझना होगा कि कैसे बचना है। आप हल्के में मत लीजिए, आपकी सेहत सबसे बड़ी है। सेहत का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और इसी के साथ सार्वजनिक प्लेस पे आप जाना बंद कर दीजिए। कोरोना पैर ना पसारे, किसी की जान ना ले। इसको लेकर आपको खुद सतर्क रहने की जरूरत है और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। इसको लेकर निर्देश भी दिया गया है। 1047 एक्टिव मरीज हैं और 11 लोगों की मौत हो गई। ये दुखद खबर है। मौतों का आंकड़ा जब बढ़ रहा है तो चिंता वाली बात जरूर है। प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर नियमों के पालन करने की बात की गई। और सबसे यहाँ पर बड़ी बात और घबराने वाली बात और गंभीर बात ये है कि 4 माह के बच्चे का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गाजियाबाद से संवाददाता शिवा गुप्ता खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शिवा गुप्ता, गाजियाबाद में भी एक्टिव 14 केस मिले हैं। ये 14 कब 1400 बन जाएगा अगर एहतियात नहीं बरता गया। बहुत जरूरी है 2 गज की दूरी और इसी के साथ निर्देशों का पालन करना। तो क्या कुछ वहां पर बंदोबस्त और जो 14 यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनकी स्थिति क्या है, खासकर 4 माह का मासूम बच्चा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कोविड-19 कई देशों में लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद की बात करते हैं, गाजियाबाद के लगभग 14 एक्टिव आवाज क्लियर नहीं है शिवा गुप्ता, सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क में आइए, दोबारा संपर्क करेंगे, जानकारी लेंगे। गाजियाबाद चिंताजनक इसलिए भी हो गया क्योंकि 4 माह का मासूम कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये दिल दहला देने वाली खबर है और समझने वाली जरूरत की बात है कि मासूम बच्चों को खास तौर पर बचाए रखें। कोशिश करें कि उन्हें ज्यादा ठंडक में ना रखें। ठंडक से ज्यादातर होता है कि कोई सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, गले में खराश, जुकाम जैसी यहाँ पर शिकायतें, नाक बहना, खांसी आना, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये बढ़ते बढ़ते फ्लू का रूप ले लेते हैं, तो एहतियात बरतने की जरूरत है। गर्म चीज का वैसे सेवन करिए जो आपको नुकसान न दे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ठंड में ये ज्यादा बढ़ता है, लेकिन गर्मी में आप इससे बच सकते हैं। और इसी के साथ ज्यादा यहाँ पर ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें, बच्चों को बचाए रखें। और इसी के साथ जब आपको पता है कि कोरोना बढ़ रहा है, अभी ऐसी भयावह स्थिति नहीं है जैसा 2021-20 में थे। वहाँ पर सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, बेड की अव्यवस्था थी, कितनी जाने गई थी। ये स्थिति ना उत्पन्न हो, प्रशासन का साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, जागरूकता फैलाइए।
जब कोरोना 20 और 2021 में आया था तो अमूमन लोग इससे अवेयर हो गए थे और इतनी समझ है कि आप कोरोना से आप बच सकते हैं। प्रशासन हालांकि अलर्ट है, लेकिन सरकार प्रशासन के बीच समन्वय बहुत ज्यादा होना जरूरी है और अस्पतालों में व्यवस्था, लोगों के बीच और प्रशासन के बीच समन्वय और इसी के साथ प्रशासन की बात लोगों को मानना बहुत कठिन नहीं है। जरूरत पड़ने पर बाहर निकले, सोशल डिस्टेंस बनाए रहे, इसी के साथ मास्क, जो अहम चीज कोरोना वायरस के समय मास्क जब आया और अब तक उसका इस्तेमाल हो रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान बाहर निकलता है तो मास्क का यूज कर लेता है, लेकिन अब जरूरी हो गया है आप मास्क खरीदिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये संक्रमण छुआछूत का संक्रमण है और ऐसे में जब कोई भी किसी को भी कोरोना होता है, उसके संपर्क में कोई आता है तो कोरोना बढ़ता जाता है, जिसे एक्टिव कोरोना कहते हैं। और उसके संपर्क में आने वाला इंसान कहां गया, किधर गया, किससे मिला, ये बड़ा चेंज जो है ना, इससे डर लगने लगता है। डॉक्टर दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोरोना की जो स्थिति बन रही है और बचने के लिए हम इनसे सुझाव लेंगे और जानेंगे कि जो पिछला कोरोना वायरस फैला हुआ था और अपने में कितना अंतर है और कैसे बचाव हो सकता है, क्या सेम वही पालन है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दिवाकर जी टीवी 100 में आपका। जी बहुत धन्यवाद। अभी निश्चित तौर पे हम सबों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सुकून की बात है कि जो वायरस, डेल्टा वायरस स्ट्रेन जो 2020 में 21 में इतनी बड़ी करह बरपाया था और जिससे कि डेथ हुई थी बहुतों की, हर एक परिवार में किसी न किसी को कोई ना कोई खोया था, तो वो स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट अभी आए हैं, जो आइसोलेट हुए हैं, वो वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं, सब वेरिएंट। और ये इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा देखी गई है कि एक से दूसरे में संक्रमण करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पैथोजेनिसिटी या सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन इसमें कम देखी गई है। जिसमें कि जैसे डेल्टा था उससे ये अंतर ये है कि डेल्टा वायरस के प्रवेश करने के बाद लंग्स में सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते थे, पेनक्रियाज में सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते थे, किडनी में सीवियर इन्फ्लेमेशन होता था, बॉडी के अंदर बहुत तेज से इन्फ्लेमेशन होता था और इन्फ्लेमेटरी सर्ज के कारण से लंग्स डैमेज होते थे और इम्यून हाइपर एक्टिविटी के कारण से पेनक्रियाज डैमेज होता था, किडनी डैमेज होती और डेथ होती थी। ये अभी तक नहीं देखी गई है, लेकिन इसमें सचेत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ने की क्षमता रखता है, जो इसका कैरेक्टर है, जो नए वायरस के अभी जो हो रहे हैं। और आप देख रही हैं दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जब वायरस रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसमें और ज्यादा म्यूटेशन होने की संभावनाएं या उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में वो गंभीर स्ट्रेन का रूप न ले ले, इसका डर रहता है। तो इसलिए जो भी वायरस फैल रहा है उसे रोकना अति आवश्यक होगा समय रहते, कि वो और ज्यादा म्यूटेट न करे और ज्यादा अपने आकार प्रकार को चेंज न करे और गंभीर स्ट्रेन न उत्पन्न हो जाए। इसलिए अभी जो प्रिकॉशंस डेल्टा के समय लेने शुरू किए गए थे, जैसे मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना, 2 गज की दूरी और अननेसेसरी कहीं भी किसी को भी हल्की भी अगर सर्दी खांसी बुखार इस मौसम में हो रहा है, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि अभी आपको ये फ्लू भी हो सकता है या फिर कोविड भी हो सकता है, तो दूसरे को न इन्फेक्ट कर पाए आप। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम है अभी सर्दी खांसी बुखार का, तो आप आइसोलेशन में रहें अपने घर के अंदर, और जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक आप पब्लिक में या बाहर न जाएं। और इसके साथ साथ हैंड हाइजीन की भी महत्ता बहुत जरूरी है, जिससे कि आप हाथ को साफ करें साबुन पानी से, जिसमें कि आपके हाथ में कोई भी फोमाइट्स या कोई भी इस तरह का इन्फेक्टिव मटेरियल आपके हाथ में लग करके आपके नाक या मुंह से फिर शरीर के अंदर न प्रवेश करे, आपके लंग्स को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को न इन्फेक्ट करे और आप सुरक्षित रह पाए। और जो लोग वल्नरेबल हैं, जैसे जो लोग ओल्ड एज के हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिन्हें कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जिन्हें डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जिन्हें HIV एड्स एडवांस्ड है, जिन्हें किडनी का इशू है, कार्डियक इशू है, दवाई पर है, ब्लड थिनर पर है,
उन सबों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना आवश्यक है, और वो लोग अभी कतई कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए। और लेकिन जहां भी अब डॉक्टर दिवाकर जी जी, यही चीज होती है कि लोग ज्यादा अवेयर इसलिए भी नहीं होते कि सोचते हैं कि ये अफवाह है, ये अफवाह है, और अभी बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ये जो वायरस है ना, हल्का सिम्टम्स तो दे रहा है लेकिन इन्फेक्ट कर रहा है आपके संपर्क में आने वाले लोगों को। और ये जो 11 मौतें हुई है ना डॉक्टर दिवाकर जी, मैं जानना चाहती हूँ जी उसके पीछे की वजह क्या है। आप कह रही है हल्का है, कोई ऑर्गन्स पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन वजह क्या रही? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे अभी आप देख रही हैं कि 257 से 1000 प्लस पर पेशेंट आ गया, और उसमें से 11 की मौतें हुई हैं। और ये भी देखा गया, जब ट्रेस किया गया, कि बहुत सारे लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशन थी, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन था या अन्य तरह की चीजें थी, लेकिन फिर भी डायबिटीज आज यहाँ बहुत लोगों को है, ब्लड प्रेशर, कार्डियक इश्यूज, किडनी इश्यूज बहुत लोगों को है, हर घर में कोई ना कोई इस तरह के रोगी हैं। तो इसलिए सचेत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप यंग हैं, नौजवान हैं, आप बाहर गए, आपको बहुत माइल्ड सिम्टम हो गए और आप क्योर भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब घर लौटेंगे तो आपके पेरेंट्स, आपके कोई भी रिलेटिव जो जो डायबिटिक हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उनको ये इन्फेक्शन हो सकती है आपके माध्यम से, और फिर उनको जब ये इन्फेक्शन होगी तो उनमें सीवियर हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि अब जैसे हम लोग आंकड़े देख भी रहे हैं कि कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन वाले की डेथ भी हुई है, तो इसलिए गंभीर स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए आपको हो ही नहीं इसका ध्यान रखना जरूरी है। और आपको नहीं होने के लिए आप पब्लिक प्लेस में ले जाए। और साथ नहीं, मैं आपसे ये भी दिवाकर जी समझना चाहूंगी कि सब ये वायरस होता कैसे है, हम कैसे समझे कि ये जो NB 1.8.1 है वो हो गया है एक्चुअली, और हमें आइसोलेट हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, और साल में 1-2 बार 3 बार 4 बार हो ही जाता है, लोगों को कैसे समझ आए? देखिए, इसमें डॉक्टर को भी देख रहा है, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि आइसोलेशन करते हुए वायरस के स्ट्रेन की जो जांच होती है नेशनल वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में, क्या म्यूटेशंस हो रहे हैं, उनको बहुत गंभीरता से, बहुत पैनी नजर से देखना आवश्यक होता है। और ये देखना होता है कि उनका प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहाँ पर क्या चेंज किया, पैथोजेनिसिटी कितनी बढ़ी, और केवल इन्फेक्टिविटी है कि पैथोजेनिसिटी में भी चेंज हो रहा है। और ये वायरस का स्ट्रक्चर जानना ये भी जरूरी होता है, क्योंकि सीजनल वेरिएशन होते हैं। अब कोरोना हमारे यहाँ एंडेमिक है, मतलब कि उसकी कांस्टेंट प्रेजेंस है हमारे यहाँ अब समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जैसे फ्लू के वायरस की हमेशा प्रेजेंस है। लेकिन सीजनल वेरिएशंस होते हैं, गर्म ठंडा मौसम चेंज होने पर वायरस हमेशा से, ये उसके लाइफ साइकिल का पार्ट होता है कि अपने प्रारूप को चेंज करना चाहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कंडीशन, और अपने को ऐसा बनाना चाहता है कि जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा होस्ट को इन्फेक्ट कर पाए और अपना मल्टीप्लाई कर पाए। तो उस क्रम में कभी कभी सीजनल वेरिएशंस में सीजनल आउटब्रेक हो जाते हैं। जैसे हर साल WHO भी फ्लू के वायरस के अगेंस्ट में, जो डोमिनेंट स्ट्रेन उस समय का रहता है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाता है, वैक्सीन निकालता है, और वैक्सीनेशन के लिए प्लीड किया जाता है कि आप फ्लू का वैक्सीनेशन एनुअली ले लें। उसी तरह कोविड वैक्सीन में भी जो चेंजेस आते हैं सीजनल वेरिएशन के, चूंकि ये भी वायरस है, उसका भी कैरेक्टर उसी तरह का है, वो प्रेजेंट है समाज में हमेशा से, और कभी कभी वो देखता है कि हम ऐसा चेंज करें कि जिससे कि हम दूसरे को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्ट कर पाए। और उसके क्रम में उस म्यूटेशंस को देखते हुए जो वैक्सीन और जो बूस्टर बनते हैं वैक्सीन के, उसको इनकॉर्पोरेट करके रखा जाता है कि इस तरह के वायरस के स्ट्रेन के अगेंस्ट भी एक कारगर सिद्ध हो मेरा वैक्सीन। और उसी तरह से जब भी ये सीजनल वेरिएशंस में आउटब्रेक होते हैं, तो उस समय विशेष सावधानी रखने आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग इसकी त्रासदी देख चुके हैं। अगर ये म्यूटेट करते करते फिर से गंभीर रूप अपना लिया अपना, तो फिर ये गंभीर चुनौती हमारे लिए पुनः बन करके चला आएगा। इसलिए इसे यहीं पर रोकना आवश्यक होता है। 102 बार हमने फेस किया है, और हमें पता है कि हमें कैसे बचना है, और अभी भी हम इसको लेकर लापरवाही बरतेंगे तो बहुत ही ज्यादा नासमझी वाली बात होगी यहाँ पर। डॉक्टर दिवाकर जी, एक सवाल है कि गाजियाबाद में 4 महीने के मासूम को कोरोना पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट सामने आई है। आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि उसके संपर्क में जो आया है उसकी जांच हुई है, उससे नहीं है, उसकी माँ को नहीं है, लेकिन उसको कोरोना हो कैसे गया?
जी, देखिए ये सब चुनौती है, और ये सब ऐसे भी जगह से, क्षेत्रों से अभी देखी गई है केसेस जहां पिछले 10-10 महीने, 17 महीने से एक भी केस रिपोर्टेड नहीं थी। उन प्रदेशों में भी एक दो केस आने शुरू हो गए हैं, और ऐसे अनयूजुअल केसेस भी आने शुरू हुए हैं, जैसे छोटे बच्चे में हुआ है, कोई भी जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं उसमें हुआ है। तो ये तो और ट्रेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इन्फेक्टिविटी इसकी है, डेल्टा से भी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है। एक से दूसरे में फैलने की जो संभावनाएं हैं, संक्रामकता है, वो बहुत ज्यादा है। भले ही इसके पैथोजेनिसिटी या सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, सिवियरिटी ऑफ इलनेस बहुत कम है रिलेटिवली, लेकिन जो फैलने की संभावना है वो बहुत प्रबल है। तो इसलिए थोड़ा सा भी छोटा बच्चा अगर क्राई कर रहा है, रो रहा है, और आसपास के एरिया में कोई भी जा रहे हैं, उस समय जो इन्फेक्टेड है उनके नाक से, मुंह से, छिक से, सिक्रीशन से थोड़ा भी एक बार अगर कोई भी व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है, या फ्लू वायरस से भी संक्रमित है, किसी भी वायरस से, रेस्पिरेटरी वायरस से संक्रमित है, एक बार की खांसी या छींक में लाखों करोड़ों की संख्या में वातावरण में वायरस फैलते हैं, और उसमें कोई ना कोई एक भी पार्ट अगर सवाल जहन में कि ये अचानक से कोरोना ने दस्तक कैसे दे दी भाई? इतनी साल में तो सुकून था, पहले कहा जा रहा था कि चाइना से आया और अचानक से फिर कोरोना फैलने लगा। अब देखिए ये सिम्टम्स नॉर्मल है, कॉमन है, खांसी, सर्दी, जुकाम, इन पूरे सालों में हमने फेस किया है, और अब जब होगा तो हमें डरना होगा। जी, देखिए ये क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेजेंस कोरोना का अब हमारे यहाँ हो चुका है। कोविड वायरस की प्रेजेंस पहले से रही थी, सार्स वायरस, मर्स वायरस करके, उसका चेंज रूप कोविड-19 के रूप में आया जब हम लोग आइडेंटिफाई किए 2019 में। लेकिन कोरोना वायरस अब हमारे यहाँ हमेशा से प्रेजेंट है, भले ही वो सप्रेस्ड रह रहा है, क्योंकि उसमें म्यूटेशंस उतने नहीं हुए कि एक से दूसरे में फैलने की अपनी क्षमता को उतने नहीं बढ़ा पाया था। लेकिन कांस्टेंट प्रेजेंस के कारण से जब भी वातावरण में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, क्लाइमेट में चेंजेस होता है, या फिर वो अपना चाहता है वायरस कि हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके ऐसा बनाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाए, रेप्लिकेट कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए अपने को, और वैसी स्थिति में वो हमेशा लगा रहता है। जब भी वो प्रेजेंट है वो लगा रहता है, और वैसे में जब भी इन्वायरमेंटल कंड्यूसिविटी मिलती है, या उसकी म्यूटेशंस एक भी वायरस में ऐसे आ जाते हैं कि जिनका की जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं JN.1 से ये आपका NF वाला निकला, और जो LF.7 निकला, तो ये खाली प्रोटीन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर वायरस के, और उसी एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर से माइनर जो चेंजेस होते हैं पोजीशनिंग के, वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट ऐसे होता है कि वो रिसेप्टर पर जहां भी घुसना है बहुत अपने को आसान बना लेता है कि मानव शरीर के अंदर में आसानी से कैसे प्रवेश किया जाए, और उसको जब उस तरह का स्ट्रक्चर में ढाल लेता है तो अपसर्ज होने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी से एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने को अपने को उस तरह से रूप बना चुका है। तो वैसी स्थिति में जब वो ट्रांसमिट होने लगते हैं, अगर हम लोग उसको नजरअंदाज करेंगे तो ट्रांसमिट होने के साथ साथ जब दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी, तीसरे होस्ट, चौथे होस्ट में जाकर के बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, वो वायरस रेप्लिकेट करेगा, करोड़ों की संख्या में एक दिन में बिलियंस ऑफ वैरिएंट्स बनाते हैं, बॉडी उसको निकालने की कोशिश करते रहता है, इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर पैथोजेनिसिटी कमजोर होती है तो फिर एक हफ्ते में क्लियर हो जाता है, अपना इम्यून सिस्टम जीत जाता है, वायरस क्लियर हो जाता है। जब कोरोना फैला हुआ था डॉक्टर साहब कि बहुत इम्यूनिटी पावर को आपको मजबूत करना है, तो क्या अभी भी बूस्टर डोज की जरूरत है इस वेरिएंट को अगर देखें तो? जी, अपने इम्यून सिस्टम को तो बहुत मजबूत करना ही करना है, और ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बहुत ओल्ड एज के लोग हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो कार्डियक इश्यूज वाले पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन लोगों में विशेषकर बचाव के लिए अगर उनका टाइटर कम गया है या वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन्हें बूस्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर वैक्सीनेटेड भी है, बूस्टर भी है, तभी भी वायरस स्केप कर रहा है, इम्यूनोलॉजिकल स्केप कर करके आपको इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन उस समय जो इन्फेक्शन के बाद जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होगी वो बहुत कम हो जाता है, सिवियरिटी। तो इसलिए बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ सकती है उस विशेष पॉपुलेशन सब ग्रुप में जिन्हें। ठीक है, अच्छा अगर किसी को हल्का बुखार आ गया, या फिर गले में खराश आ गई, या फिर अलग तरीके से ये अलग क्वेश्चन है कि किसी को कोल्ड हो गया, तो क्या उन्हें भी कोरोना है? जरूरी नहीं है, अभी के मौसम में कॉमन फ्लू के
भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से भी सर्दी खांसी बुखार हो सकता है। हाँ। लेकिन अभी चूंकि कोविड फैल रहा है तेजी से, इसलिए हर एक जो केसेस हैं जिन्हें सर्दी खांसी बुखार, गले में खराश, भूख का नहीं लगना, कमजोरी लगना, उनको इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए। और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तब तक किसी भी कारण से, ये सामान्य फ्लू के कारण से भी सर्दी खांसी बुखार हो या बैक्टीरियल सामान्य इन्फेक्शन से सर्दी खांसी बुखार हो, उन्हें आइसोलेशन में रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर वो कोविड है तो कोविड एक से दूसरे में कोरोना फैल सकता है और वो मल्टीप्लाई करेगा। तो जितने ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतना ज्यादा वो घातक प्रारूप भी बना सकता है। जैसे अभी अपना जो PF.7 है उतना घातक नहीं है, LF.7 वो उतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा है, उस क्लियर हो जा रहे हैं बॉडी के से, हार जा रहा है एक हफ्ते में। लेकिन अगर वो पुनः LF.7 की जगह कोई दूसरा म्यूटेशन आ जाए, कोई दूसरी जगह प्रोटीन को अपने बना ले जो एंट्री पॉइंट और आसान करेगा और पैथोजेनिसिटी भी बढ़ा दे, इन्फ्लामेशन भी शरीर के अंदर में उत्पन्न कर दे, तब वो गंभीर चुनौती होगी, गंभीर स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी रखना जरूरी है। और क्लोज्ड एरिया में विशेषकर, अच्छा, आज गर्मी का समय है, सब लोग एसी में बैठे हुए हैं। जो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को वो तो ना समझ होते हैं, हम उनके सरपरस्त होते हैं। ऐसे में इस पूरे सिनारियो को देखते हुए, अभी कोरोना इतना पैर पसार नहीं रहा है, लेकिन अभी फिलहाल क्या एहतियात बरतना चाहिए उनके लिए? अगर थोड़ा भी सिम्टम्स या फिर खांसी, जुकाम या बुखार दिखता है तो ऐसे में क्या उपचार करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो छोटे बच्चे को किसी भी घर में अगर अभी खांसी सर्दी बुखार हो रहा है, उन्हें आइसोलेशन में रखना, उन्हें स्कूल नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि स्कूल अगर गए, रास्ते में बस में क्लोज बस रहते हैं, उसके बाद स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ रूम में क्लासरूम में रहते हैं, तुरंत एक से दूसरे फैलने की संभावनाएं हो जाएंगी। और दूसरी चीज है, सिम्टोमेटिकली उन सबों को फीवर का और जो खांसी सर्दी बुखार एंटी एलर्जिक जो दवाइयां होती हैं उन्हें देना शुरू करना है। और साथ ही साथ कभी भी यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लगे, चेस्ट में पेन होने लगे कि वो पंजड़ा मार रहा है या फिर उसकी सांस तेज चल रही है, तब तुरंत में हॉस्पिटल में जाकर के टेस्ट करा करके उनकी ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल भाई। जब आप डेल्टा वायरस की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की, जब हल्के फुल्के सिम्टम्स थे, आप होम आइसोलेट होकर अपने आप को, काढ़ा वगैरह कुछ उपचार था उससे सही कर सकते हैं। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। क्या अभी भी वैसे ही सारी चीज़ें हैं कि जब होम आइसोलेट और हॉस्पिटल में एडमिट होने में क्या कुछ अंतर है? किस स्टेज में हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना चाहिए? जी देखिए, अगर आपको सामान्य खांसी सर्दी बुखार हल्का आ रहा है, बॉडी एक है, दवाइयां सिम्टोमेटिकली अपने चिकित्सक से लेकर के ऑनलाइन लेकर के ट्रीट करते रहना है। लेकिन आपको कभी भी 2-3 चीज लगे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, और साथ ही साथ आज हर घर में ऑक्सीजन ये है, पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं अगर वो डिप कर रहा है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और इसके साथ साथ आपको लग रहा है कि हमें थकान एक्सट्रीमली ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हम कमजोर हो रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना आवश्यक होगा। ठीक है, लेकिन ये बुजुर्ग और बच्चे और जवान कितना ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है? इन तीनों चीजों को अगर देखें तो सबसे ज्यादा कौन खतरे में आ सकता है इस बीमारी से, और ये कितना खतरनाक है ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को, ताकि समझ में आए कि उन्हें कैसे आसानी से सरल तरीके से इस वेरिएंट से बच सकते हैं वो। देखिए, सबसे जो खतरनाक स्थिति किन पे उत्पन्न हो सकती है, वो एक विशेष सब ग्रुप है जिसमें बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जैसे आपके किडनी के रोगी हैं, ट्रांसप्लांट हुआ है, या कैंसर के रोगी हैं, दवाइयां चल रही हैं, या HIV एड्स के रोगी हैं, तो इन सबों का इम्यून सिस्टम बहुत सप्रेस रहता है, जिससे कि इम्यूनिटी कमजोर रहती है और इनमें कोई भी इन्फेक्शन बहुत सीवियर रूप ले सकता है। उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना आवश्यक होगा। प्रेग्नेंट लेडी है, इन लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी अभी बरतनी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके से इन सबों को परहेज रखना है, नहीं जाना है जब तक कि कंपल्शन नहीं हो, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहां पर मास्क का प्रयोग करना, और कभी भी क्लोज्ड एरिया में कोई भी न रहे। जैसे अगर आपको सिम्टम आ भी गए, ये तो आपने शुरू में समझा दिया, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी कि आजकल
गर्मी के मौसम में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा ठंडक दे देता है रूम में, जिसकी वजह से फ्लू के शिकार भी हो जाते हैं और ख़ासकर बच्चे भी हो जाते हैं, अमूमन बड़े भी, बुजुर्ग भी हो जाते हैं। तो क्या एसी भी एकमात्र एक इफेक्टिव चीज़ है जो कोरोना को दावत दे सकता है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये जब समझना कि एसी के कारण से क्या होता है। जैसे पिक्चर हॉल है, एक एयर कंडीशन मॉल है, तो उसमें वेंटिलेशन जो होता है, अंदर में वायरस का प्रवाह जो है सिलेक्टेड हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, रहता है उसी के अंदर में। तो ऐसे में अगर हेपा फिल्टर नहीं है या फिर उसके वेंटिलेटेड एरियाज नहीं रहते हैं, तो वो वायरस एसी के कारण से बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैल सकता है। घर के अंदर ही अगर एसी में कोई व्यक्ति है जिन्हें की सर्दी खांसी बुखार है, वो रूम के अंदर छींक रहे हैं, खांस रहे हैं और रूम में ही है, तो उस रूम के अंदर में चूंकि वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की दरवाजे नहीं खुले हुए हैं, गर्मी के से बचाव के लिए वो एसी चल रहा है, पूरा तरह से पैक्ड रूम है और ठंडे रखने के लिए, और उसमें कोई भी व्यक्ति खाना भी लेकर के जा रहा है उनके लिए, तो वो वायरस की उसमें कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वो वेंटिलेटेड नहीं है और उससे दूसरे को होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो एसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक से दूसरे में स्प्रेड करने में, यदि वो वेंटिलेटेड एरिया नहीं है प्रॉपरली। तो इसलिए इस बीमारी में रूम का वेंटिलेटेड होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हवा आते जाता रहे, और अगर वायरस उसमें छींकने के कारण से, खांसने के कारण से बढ़ भी रहा है, तो वातावरण में वो चला जाए और वातावरण में वो डेथ हो जाता है। और ये जानकारी हर किसी को नहीं होती है और समझना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा गर्मी के मौसम में, समर सीजन में एसी का ही इस्तेमाल हो रहा है। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस खास कार्यक्रम को खत्म करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि समर सीजन में और जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो तो किस किस खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन खाने की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे संक्रमण से बचा जा सके? पूर्ण सवाल है कि पिछली बार एक नोट से हम शुरू करेंगे कि पिछली बार बहुत लोग पैनिक हुए थे और क्या हुआ था कि इसका पत्ता उसका पत्ता पीस पीस करके दिन भर पत्ता पीसने लगे थे और खाने लगे थे, पीने लगे थे। उससे क्या हुआ था, बहुत सब्सटैंशियल पॉपुलेशन में लिवर को डैमेज हुआ था, सिरोसिस ऑफ लिवर हुई थी। इसलिए पैनिकी में नहीं आना है, ताजा खाना खाना है, रसदार फलों का सेवन करें जो रिहाइड्रेट करते रहे बॉडी में, पानी लवण की कमी नहीं हो, अभी गर्मी का मौसम है जी। और जितना भी सीजनल फ्रूट्स है उसका सेवन करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजों का जो भ्रामक प्रचार आ रहे हैं या फिर अपने मन से घबरा करके बहुत ज्यादा पत्तियों का सेवन, रस का सेवन, इसका सेवन करना शुरू करेंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस भी करेगा और आपको परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए ताजा फल, ताजा खान पान, ताजा हरी सब्जियां, ताजा रोटी सब्जी चावल दाल जो हम लोग का नेचुरल फूड होता है वो खाना है। खाने की चीजें होती हैं जो गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग सेवन करते हैं। दही हो गई जो ठंडी चीज है, ठंडे फ्रूट्स हो गए उसका सेवन करते हैं ताकि उन्हें अंदर से ताजगी हो। लेकिन कभी कभी इसका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जिससे गले में खराश होने की शिकायतें आ जाती हैं और इसी के साथ कोल्ड के सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। क्या इस अभी जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन में इन तमाम फ्रूट्स या जो सब्जी है और लिक्विड चीज है इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए? जी निश्चित तौर पे ये सब जो जितने नेचुरल फ्रूट्स हैं, फूड है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं रहे। अब आपको गर्मी लग रही है, अब सोच रहे हैं कि हम डाब का पानी लें या मट्ठा लें या लस्सी लें और उसमें बहुत सारा बर्फ डाल दिए और वो पीने लगे, तो उससे गले में खराश हो सकती है, उससे फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उससे और सारी इन्फेक्शन आसानी से पकड़ सकती है आपको। तो नेचुरल टेम्परेचर, नेचुरल फ्रूट्स आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा चिल्ड कर करके आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सामान्य जितना नेचुरल टेम्परेचर वाले चीज हैं जो आप ले सकते हैं वो बहुत फायदेमंद आपको सिद्ध होगा। जैसे डाब का पानी बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा, मट्ठा बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। जिनको एलर्जिक है, हफ्नी की शिकायत है, दम फूलता है, उन्हें ठंडा चीज अवॉइड करना है, उन्हें कोई भी कोल्ड फ्रूट्स या फिर उसका जूसेस अवॉइड करनी है। अन्यथा अगर आपको कोई अस्थमा नहीं है, कोई सीओपीडी नहीं है, तो आप ये सब चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी। ठीक है डॉक्टर दिवाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी महत्वपूर्ण सवाल के साथ, क्योंकि एक सवाल है, क्योंकि लास्ट समय पर अगर कोरोना के संक्रमण की स्थिति पर पूरी नजर डाली जाए तो कई कमियां आई थी हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से काफी मौत हुई थी। अगर
देखिए, अब ये फैलने वाला वायरस है, अगर फैलता है तो क्या इस समय पर्याप्त सारे संसाधन हैं? इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्यूरो चीफ भोपाल से हमारे साथ नीरज जी जुड़ गए हैं, हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। रुक करते हैं। नीरज जी, मध्य प्रदेश का क्या हाल है? क्या कोई केस वहां पर मिले हैं? देखिए, बिल्कुल यदि बात की जाए पूरे देश की तो लगभग 1046 केस पूरे देश में मिले हैं। लेकिन यदि हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन इतनी राहत भरी खबर भी नहीं है कि लोग सचेत ना हो। जरूरत है लोगों के जागरूक होने की, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुल 6 केस फिलहाल जो है कोरोना के दर्ज किए गए हैं, जिसमें जो है इंदौर में 5 केस है और उज्जैन में 1 केस है। तो कहीं ना कहीं 5 केसों का मिलना अपने आप में जो है काफी चिंताजनक है कि लगातार 5 के बाद 10, 10 के बाद 11, क्योंकि पिछली बार भी देखा तो इसी तरह से कुछ माहौल देखने को मिला था कि जिस तरह से लगातार कोरोना जो पेशेंट्स है वो बढ़ते हुए नजर आए थे और अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन वही जब मध्य प्रदेश के डॉक्टर से यानी कि चिकित्सकों से बात की और एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनसे चर्चा की, तो फिलहाल सभी का यही कहना है, चाहे वो हमीदिया अस्पताल हो, चाहे वो 1250 अस्पताल हो, कि अभी सरकार ने किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन इसको लेकर जारी नहीं की है। इसलिए फिलहाल यहाँ पर जो है सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी एम्स ने एक कमेटी जो है वो गठित कर दी है। आपने जो बात कही है उस बात को लेकर मुझे लगता है डॉक्टर दिवाकर जी के पास जाना चाहिए और जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 5 केस मिले हैं। डॉक्टर दिवाकर जी, क्योंकि डॉक्टर की सलाह होना बहुत ज्यादा जरूरी है उन तमाम लोगों को जो उन 5 लोगों के संपर्क में आए हुए हैं, और जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि उन्हें कैसे इससे बचना है। तो 5 से ये आंकड़ा 50 ना पहुंचे, 500 तक ना पहुंचे, तो ऐसे में कैसे रोका जा सके? इसे क्या एहतियात बरतना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो जिन जिन के कांटेक्ट में वो 5 केसेस प्रूव्ड कोविड के केसेस आए हैं उन सबों को भी आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। और क्योंकि वो सब क्लिनिकली भी एक से दूसरे में ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे हम हैं, अगर हम एक्सपोज हो गए उनसे तो हो सकता है। डॉक्टर दिवाकर जी, कितने दिन का आइसोलेशन होगा? कम से कम 5 से 6 दिन का आइसोलेशन, जिसमें कि अगर सब क्लिनिकल भी है तो लक्षण आ जाते हैं, अगर सब क्लिनिकल नहीं है लक्षण आए तो वो क्लियर भी हो जाता है। अगर 5 से 6 दिन में आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इम्यून सिस्टम आपको उससे क्लियर कर चुकी है। अगर बीच में लक्षण आ रहे हैं तो जब तक लक्षण एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा लक्षण ठीक है, लक्षण आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि वो एक जगह जाके बैठ जाए, उसे खाने पीने की जरूरत नहीं है, उसके संपर्क में भी कोई आएगा तो उसके संपर्क में आने, खाने की चीज देने वाला, पीने की चीज देने वाला और जरूरत की चीज देने वाले को कैसे एहतियात बरतना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। राइट जी, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब क्लिनिकली भी एक से दूसरे फैला सकते हैं। हम एक्सपोज हो गए हैं, हो सकता है हमें लक्षण नहीं है लेकिन हमें एक्सपोजर हो चुका है और हमारे अंदर वायरस है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम उससे कंट्रोल में किए हुए हैं, लेकिन हम दूसरे को फिर पटा सकते हैं। यही चीज हुई थी पिछली बार डेल्टा में। बहुत सारे लोग आए थे जिन्हें की वायरस का सिम्टम कुछ नहीं था, लेकिन वो कैरियर थे और वो दूसरे को जो वल्नरेबल है उनके घर में उनको पटा चुके थे। तो ऐसे में जो भी एक्सपोज है, जिन्हें सिम्टम है या नहीं है, उन्हें मास्क का प्रयोग करना है अभी कम से कम 6-7 दिन, और उसके साथ साथ जिन्हें भी थोड़ी भी सिम्टम आ रही हो इसे आइसोलेशन में रहना है। और जो लोग उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं उन लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रखना है, क्योंकि साथ में जैसे टेबल पे खा रहे हैं तो वो नहीं करें, अलग से खाएं, फिर एक साथ मुंह खोल करके जो एक्सपोज्ड हैं, जिन्हें सिम्टम नहीं भी है लेकिन जो कोविड के नॉन केस से एक्सपोज्ड हैं, उनके साथ खाना अभी नहीं खाना है क्लोजली, और उन्हें वेंटिलेटेड रूम में रखना है, और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग घर के लोग अपना करना शुरू करना चाहिए सबों को। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी। नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आपने कहा कि अभी कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है, लेकिन अगर हालात यहाँ पर 5 से या फिर 50 भी होते हैं, ना ही हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत नहीं समझते, जितना भी समझाया जाए तो ये बढ़ता ही बढ़ता है। अस्पतालों में किस तरीके की पर्याप्त व्यवस्था है या फिर ज़रूरत है वहाँ पर व्यवस्थाएं हो, क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्था की तस्वीर हम झेल चुके हैं 2020-21 में, जो भारी महामारी के रूप में आया था। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार जो हमने कोरोना का जो ढंग से झेला है वो काफी हृदय विदारक तस्वीरें जो बाहर निकल कर आई थी। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कई अस्पतालों में चीख और पुकार देखने को मिली थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लोग हाथों में देखते हुए इधर अपने परिजनों को बचाने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी यदि हम आज की बात करें
तो पिछली जो तैयारियां थी कहीं ना कहीं वो तैयारियों की बात जरूर सरकार करती हुई नजर आ रही है कि पिछले यही समय में जिन अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए थे वो बेड फिलहाल पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात की जाए तो उस समय आनंद फानंद में कई सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे जो आज भी प्रॉपर रूप से वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारियां पिछली हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। उसका कारण ये है कि अभी ना तो जांच के लिए कोई गाइडलाइन सरकार ने दी, मध्य प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार की गाइडलाइन अस्पतालों को नहीं दी है, किसी प्रकार का आदेश अस्पतालों को नहीं दिया है। यहाँ तक कि न ही जो है जांच फिलहाल करने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अस्पतालों की यदि हम बात करें तो फिलहाल हमीरपुर अस्पताल हो चाहे 1250 अस्पताल हो, वहाँ फिलहाल जो कोरोना को लेकर जो स्थिरता दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। लेकिन एम्स की यदि हम राजधानी भोपाल में जो एम्स है उसकी बात करें तो उन्होंने जरूर एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने एक कमेटी बना ली है। एक्शन जरूरी है नीरज जी, देखिए एक्शन जरूरी है। ये नहीं कि जब हालात बेकाबू हो जाए तब जाके कड़े हो, हमें अभी से कड़े हो जाना है। अगर हमें 5 को खत्म करना है, आगे बढ़ेगा तो फिर ये बहुत ही बुरा हो जाएगा, हालात बेकाबू हो जाएंगे जैसा कि पिछली बार था। डॉक्टर दिवाकर जी, अगर हम पिछले बार की व्यवस्थाओं की बात करें और अब के सारी व्यवस्थाओं की बात करें, क्या पर्याप्त सारे संसाधन हैं अगर बेकाबू होते हैं हालात, या फिर जरूरत है अभी? नहीं, अभी बहुत जरूरत है अलर्ट मोड में रहने की। और जितने भी संसाधन पिछले समय आए थे, जैसे वेंटिलेटर आया था या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत जगह आए थे, तो वो सब रखे हुए हालात में वो सबको एक्टिव करके देख लेना है कि सब सुचारू रूप से चल रहे हैं समय रहते। और अभी टेस्टिंग किट हर जगह उपलब्ध करानी आवश्यक है समय रहते, कि लोग को जिन्हें भी सिम्टम है वो चाहे कि हम टेस्ट करा ले तो उन्हें सुविधा उसकी मिले। और अलर्ट मोड में रह करके अब डिफरेंट हॉस्पिटल्स अपने अपने अलर्ट मोड में रहते हुए अपने अपने स्टाफ को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे एम्स में भी डायरेक्शन आ चुके हैं, दिल्ली में भी आ चुके हैं, पटना में भी आईजीआईएमएस में आ चुके हैं कि वो प्रॉपर अब मास्क का प्रयोग करना कंसंट्रेटेड वेटिंग एरिया में पेशेंट्स का जरूरी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी अलर्ट मोड में जितने भी संसाधन है उन सबों की जो रख रखाव के साथ साथ उसको एक्टिव करके देख लेना जरूरी है समय रहते, कि उसकी जब प्रयोग हो तो ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट रहे ये रहे। तो अभी से उस सबको सुचारू रूप से देख लेना जरूरी है। और सबसे पहले टेस्टिंग किट और अवेलेबल कराना आवश्यक है, और जिससे कि और अवेयरनेस अभी और तेज से चलाने की आवश्यकता है जिससे ये फैले नहीं। ठीक है नीरज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कोरोना वायरस कोई पहला मामला नहीं है और पहली बार नहीं आया कि लोग अवेयर ना रहें। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा, अब खबरें मिल रही हैं भाई कोरोना बढ़ रहा है, तो लोगों को जानकारी है कि नहीं कोरोना बढ़ रहा है, बच रहे हैं कि नहीं, या फिर हल्के में ले रहे हैं? देखिए बिल्कुल फिलहाल जो ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिल रही है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है या तो लोग उसके प्रति जागरूक हो रहे हो, मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा कुछ भी फिलहाल जो है मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि फिलहाल जो 6 मरीज जो सामने आए हैं उसमें एक 35 वर्षीय महिला है जो इंदौर की है, उसको आइसोलेशन में रखा गया है। उसके अलावा 4 केस और इंदौर के ही है और 1 केस जो है उज्जैन का देखने को मिला है। इस तरह से पूरे 5 केस जो है दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल किसी भी अस्पताल में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पुरानी जो आइसोलेशन की व्यवस्था थी उनको जनरल वार्ड में या फिर स्पेशल वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था जिससे और मरीजों को फायदा मिल सके। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर्स को या फिर सरकार को अभी से सचेत होने की जरूरत है और अभी से ही पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने की जरूरत कहीं ना कहीं सरकार को है, जिससे जो स्थितियां पिछली बार देखने को मिली वो स्थितियां इस बार देखने को ना मिले। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछली बार जब कोरोना चला तब सरकार ने भरसक प्रयास किया, जितना सरकार प्रयास कर सकती थी। अब फिलहाल ऑक्सीजन की कमी जो आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब भोपाल की ही अगर हर अस्पताल की बात की जाए तो लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। लेकिन वहीं यदि हम मध्य प्रदेश की छोटे जिलों की बात की जाए तो वहां पर यदि कोरोना जैसा संक्रमण फैलता है तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है काफी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जिलों में अभी फिलहाल जो है जो छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, तहसीलें हैं, वहां फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यदि राजधानी का खुद का प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं है तो फिर इनकी तो बात कहीं ना कहीं काफी दूर की है। जी ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट की बात की है आपने, ऑक्सीजन प्लांट वो स्टेज है डॉक्टर दिवाकर जी, वो स्टेज है जहाँ पर मौत और जिंदगी एक साथ खड़ी होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो हमें मौत के रूप में देखना पड़ता, मिल गया तो यहाँ पर तो जिंदगी मिल जाती। लेकिन सबके बीच अगर इसकी कमी हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी।
तो ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट कितना ज़रूरी है। और इसी के साथ ऐसी स्थिति ना हो, आपने कहा कि हल्का सिम्टम्स है तो हम उस आइसोलेट हो जाते हैं, सांस की दिक्कत आती है तो हमें अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, सांस की दिक्कत ना आए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए। इसी के साथ मैं एक सवाल और जोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे गेट टुगेदर की बात होती है और उसी से बढ़ता है ये वेरिएंट। ऑफिस हो गया, बाजार हो गए, ऑफिस में तो देखिए लोगों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर किसी को खांसी जुकाम या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो कैसे और किस तरीके से आम लोगों को, उन तमाम लोगों जो इसके संपर्क में बचाना चाहिए और बचना चाहिए। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उन तमाम अन्य कोलिग को कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो इससे भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये फैले नहीं। ये फॉर्चुनेटली अच्छी बात है अभी मौजूदा हालात में कि इसकी सिवियरिटी इस इन्फेक्शन की सीवियर नहीं है जो लंग्स को फाइब्रोज करे, लंग्स को डैमेज करे, जिससे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े। ऐसी अभी तक की जो स्ट्रेन है उसमें नहीं देखी जा रही है। लेकिन अगर यही बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा तो उसमें स्ट्रेन में म्यूटेशंस आएंगे और हो सकता है कि ऐसा गंभीर स्ट्रेन आ जाए जो कि पैथोजेनिसिटी सीवियर हो, जिसमें कि लंग्स का फाइब्रोसिस और ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो इसे रोकने के लिए सबसे पहले है कि जो अभी हालात उत्पन्न हो रहे हैं इसी समय इसे कुचल दिया जाए, इसे रोक दिया जाए। क्योंकि एक बार एक थ्रेशोल्ड हो जाएगा, एक बार हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे, 25,000, 50,000, 1,00,000 एक दिन में अगर इन्फेक्शन, तो वो बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलना शुरू करेगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा और म्यूटेशंस की संभावना है। डॉक्टर दिवाकर जी, अभी कुचल दिया जाए, एहतियात बरतना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आम लोग नहीं, प्रशासन को बहुत ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। नीरज, लास्ट कमेंट आप दीजिए कि कैसे अवेयरनेस फैलाया जाए इसके लिए। देखिए, यदि पिछली बार जिस तरह से कोरोना चला था, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या फिर FM रेडियोस हो या फिर तमाम जितने भी प्रचार प्रसार के साधन थे, उसका सरकार ने कहीं ना कहीं उपयोग किया था। और जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए थे, यहाँ तक कि सरकारी जो बसेस थी उनमें जो कोरोना की जिम्मेदार पत्रकार, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते TV 100 यही कहेगा कि प्रशासन अब उसी तरीके से सतर्क हो जाए जैसा हमने 2020-21 और उससे पहले देखा है, और वो हालात ना बने। तो ऐसे में अभी से ही तमाम तरीके के एहतियात बरते जाएं और लोगों को समझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिवाकर जी, आप जुड़े। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़ के महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए हमारे दर्शकों को। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये कोई नई चीज़ नहीं कि आपको समझना है, आपको समझ आ रही है, आपको समझना होगा और आपको खुद अपने परिवार को बचाना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सेफ रहिए और सेफ रखिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने TV 100 के साथ। नमस्कार।